और शुरुआत बड़ी खबर से, श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नशे के खिलाफ राजियासर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 क्विंटल 80 किलो डोडा पोस्त के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मौजूद वाहन को भी जब्त कर लिया है। आरोपी जोधपुर से डोडा पोस्त लेकर आए थे। पुलिस ने बीरधवाल के पास कार्रवाई का आदेश दिया था। सहयोगी अशोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रियंका, श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है और उसी के तहत आज राजियासर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी की जब तलाशी ली तो उनके गाड़ी से 2 क्विंटल 80 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। साथ ही जो गाड़ी के अंदर जो 2 लोग थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और एनडीपीएस एक्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। फिलहाल जो भी राजियासर थाना पुलिस है वो पूछताछ करने में जुटी है कि ये नशे के सौदागर कहां से सप्लाई लेने आए थे और किसको सप्लाई देनी थी। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राजियासर थाना पुलिस ने 2 क्विंटल 80 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद करते हुए अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और बीरधवाल चौकी के पास में अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल अशोक, बड़ी कार्रवाई है और बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त भी बरामद किए गए हैं। जैसा कि जानकारी आ रही है कि 2 क्विंटल और 80 किलो डोडा पोस्त बरामद किए गए हैं। तो क्या लगता है बड़े लोगों से इसके तार जुड़े हो सकते हैं, बड़े गैंग का भी खुलासा हो सकता है पूछताछ के बाद? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि जब पूछताछ की जाएगी तो पूछताछ में मालूम चलेगा कि कहां से इन्होंने तो डिलीवरी ली थी इसकी और किसको सप्लाई की जानी थी। तो इस तरह से पूरे के पूरे नेक्सस का खुलासा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है पुलिस के द्वारा भी। जिस तरह से क्योंकि 2 ये तस्कर जो हत्थे चढ़े हैं, इन दोनों से ही तो पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ कहां से इन्होंने माल लिया और किसको माल डिलीवर किया जाना था और कौन कौन इस नेक्सस में शामिल है, ये सारी की सारी बातें इस पूछताछ के दौरान खुलासा होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल अशोक, पूछताछ भी की जा रही है और सारी चीजों को भी खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जालौर से ये बड़ी खबर है। दलित दुल्हा दुल्हन को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के मामले में ये अपडेट आपको बता रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मंदिर के पुजारी वेला राम को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जालौर के भादरा जून थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आपको जानकारी दे दे, दलित दुल्हा दुल्हन जब मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे तो इस दौरान पुजारी ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, प्रवेश नहीं करने दिया, जिसके बाद इसका वीडियो वायरल हुआ और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने अब कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मंदिर के पुजारी वेला राम को गिरफ्तार कर लिया है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। 2 बहनों के साथ गैंगरेप हुआ है। झुंझुनू के नवलगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। नवलगढ़ थाने के 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। छोटी बहन 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। दोनों पीड़ित बहनों का मेडिकल करवाया गया है। SC/ST और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। तो झुंझुनू के नवलगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई है। तो जानकारी दे दे, छोटी बहन 6 माह की गर्भवती भी बताई जा रही है। 2 बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सहयोगी कृष्ण सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या है पूरा मामला? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि नवलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का ये मामला है, जहां 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। दुष्कर्म में एक छोटी बहन है, वो 6 माह की गर्भवती बताई गई है। इस पूरे मामले की जांच है वो डिप्टी सतपाल सिंह कर रहे हैं और दोनों पीड़िता बहनों का मेडिकल करवाया गया है बोर्ड से। कृष्ण, क्या कहना है मामले में? पुलिस का नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी आरोपियों की?
अभी इसको लेकर हमारी डिप्टी सतपाल सिंह से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि दोनों पीड़िता बहनों का मेडिकल करवाया गया है और इस मामले में पीड़िता बहनों के भाई द्वारा जो है मामला दर्ज करवाया गया है और नामजद आरोपियों की जल्द ही पुलिस गिरफ्तारी करेगी इस मामले को लेकर। क्रिश, इस वारदात को अंजाम कब दिया गया था, क्योंकि जो छोटी बहन है वो 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है? ये 2021 की घटना बताई जा रही है और पुलिस इस मामले की है वो पूरी गहनता से जांच कर रही है और इनका मेडिकल करवाने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि वो गर्भवती है, वो कितने माह की है। और क्रिश, बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए दोनों बहनों के सैंपल्स ले लिए गए हैं, कब तक रिपोर्ट आएगी? ये रिपोर्ट जल्द आने की बात कही जा रही है। वहीं इसको लेकर जो BCMO है उससे भी बात की गई है, तो उन्होंने कहा है कि बोर्ड जैसे ही रिपोर्ट बनाकर पेश करेगा हम पुलिस के समक्ष इसकी रिपोर्ट है वो पेश कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बढ़ती गर्मी के साथ उदयपुर में आग लगने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को गुलाब बाग परिसर में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। कुछ दिनों पहले भी सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आग लग गई थी। वो आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए जिला प्रशासन को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी थी। वहीं 2 दिन पहले भी प्रताप गौरव केंद्र के पीछे पहाड़ियों पर आग लग गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी हुई है। तो फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लगातार वन क्षेत्रों में आग लगने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक साल पहले छबड़ा कस्बे में हुए हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आसिफ हसाडी के एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। छबड़ा के बीजेपी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने इसे गंभीर मामला बताकर सवाल पूछा है। दरअसल आसिफ हसाडी जयपुर में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ था। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आरोपी के फोटो के साथ ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पिछले साल अप्रैल माह में छबड़ा कस्बे में हुई हिंसा में 50 से अधिक दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें पुलिस की ओर से दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें आसिफ हसाडी भी शामिल है। हालांकि वो अभी जमानत पर है। मुख्यमंत्री के निवास में आराम से चल जाएगा, तो आज तो दंगा करा में दंगाई किस तरह वहां पर पहुंचा, जो मुख्य आरोपी है दंगे का, इसकी पूरे मामले की जांच होना चाहिए। और जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई की और ऐसे लोगों को जाने दिया, हो सकता है और भी कई इसी प्रकार के दंगाई और क्रिमिनल लोग वहां पहुंचे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर छबड़ा हिंसा के आरोपी के इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा है, कांग्रेस का ये कैसा राज, पीएफआई से प्यार, बहुसंख्यक को दुत्कार। मुख्यमंत्री निवास में इफ्तार, दंगे आरोपियों को बुलाकर करते हैं दुलार। करौली में आरोपियों को बचाने की कवायद, अलवर जिले में शिव मंदिर गौशाला से ऐतराज। मैंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सबका मुख्यमंत्री है, किसी एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है। किसी के ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोविड सहायकों के धरने का 24वां दिन आज रहा। पिछले 24 दिन से कोविड सहायक जयपुर के शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें वापस इनके पदों पर लगाया जाए। वहीं सरकार का कहना है कि इनकी सेवाएं केवल कोविड रहने तक ही थी। हालांकि इनकी मांगों को लेकर कल इन सहायकों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सीएम के ओएसडी देवाराम सैनी से तय है। सहायकों के मुताबिक इस मुलाकात में अगर कोई हल निकलता है, धरना समाप्त हो जाएगा। शहीद स्मारक पर कोविड सहायकों से बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। 24 दिनों से शहीद स्मारक पर कोविड सहायकों का ये धरना लगातार जारी है। दिन रात लगातार ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है कोविड सहायक यहाँ पर मौजूद हैं। अकबर खान, कोविड स्वास्थ्य सहायक, न्यूज़ 18 के चैनल के माध्यम से मैं यशस्वी मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहता हूँ कि आज 24 दिन
तपती धूप के अंदर मेरे साथी कोविड स्वास्थ्य सहायक भाई और बहन आज यहाँ तपती धूप के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने भविष्य को लेके। तो मेरा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब से और सब आला अधिकारियों से भी विनम्र अपील है कि जो भीषण गर्मी के अंदर मेरे भाई जो अपने भविष्य की मांग को लेकर जो बैठे हैं, जो हमारी मांगे हैं वो जल्द मानी जाएं। कल 10-10:30 बजे हमारी सीएम साहब के सेक्रेटरी हैं देवाराम जी सैनी, उनसे मुलाकात होने वाली है और उस विषय को लेके जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के विषय है उसको लेके मुलाकात होने वाली है। क्योंकि पिछले 24 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये संघर्ष सिर्फ 24 दिन का ही नहीं है बल्कि कोरोना काल में भी हमने संघर्ष किया है। उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत जी अच्छा फैसला लेंगे, यही उम्मीद है। हमें यहाँ मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहीं रहेंगे जब तक भाई बहनों की तबीयत खराब हो रही है। सरकार सोच नहीं रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए जो पुरुष कार्मिक उनके साथ ही जो ये महिला कार्मिक हैं, इनका भी लगातार यही कहना है कि लगातार यहाँ पे डटे रहेंगे। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन इनके लोगों के लिए हो जाता है क्योंकि 10:30 बजे कल इनकी जो मुख्यमंत्री कोविद जी हैं देवराम से भी उनसे वार्ता तय है और उसकी वार्ता करने के लिए कल यहाँ पर जाएंगे और वार्ता करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं वो और आगे बढ़ता है या इनकी मांगों को कल मान लिया जाता है या ये आंदोलन कल समाप्त हो जाता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात प्रदेश में इस्तीफे वाली सियासत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान क्या दिया कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा रहता है। इस बयान पर बीजेपी तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक हरिश्चंद्र बन गए, मगर उनको ये खुलासा करने में इतना वक्त कैसे लगा, इसका मतलब उनकी कुर्सी जाने वाली है। आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में राजा हरिश्चंद्र के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जनता के सामने आए हैं। उन्होंने बहुत पहले ही सोनिया गांधी को अपना त्यागपत्र दे दिया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र इतने दिनों बाद इस बात को उजागर कर रहा है, इसलिए थोड़ा संदेह हो रहा है कि ये इतनी लंबी इंतजार के बाद ये रश्योद्घाटन आपने जो किया है वो वास्तव में आपके हरिश्चंद्र की कहानी को चरितार्थ करता है। उधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी महाराज की नयनाभिराम झांकी के दर्शन किए। इस अवसर पर बालाजी मंदिर ट्रस्ट सचिव ने सांसद को प्रसादी भेंट की। इस मौके पर अलवर में मंदिर ध्वंस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये सरकार की लापरवाही है और सरकार ने मंदिरों को बनाने का भरोसा दिया है। लापरवाही नहीं है सरकार की, सरकार के अधिकारियों की। 300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर डाला, आंदोलन किया था, सरकार 3 मंदिरों को बनाएगी, सरकार भरोसा दिया। और अब बात केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के करौली दौरे की, जहां उन्होंने शिव अशोका पैराडाइज में बीजेपी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने समर्पण निधि, बूथ सत्यापन, पन्ना प्रमुख, कमल पुष्प, सशक्त मंडल, जिला प्रशिक्षण शिविर पर चर्चा की। इसके साथ ही गत दिनों करौली में हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो एक घटना की जांच करे कि एफआईआर में जो इसका विस्तार से चर्चा भी हुई है। मैं राज्य सरकार को फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो उसको गुड गवर्नेंस के लिए काम करना चाहिए, बैड गवर्नेंस की नींव उनको नहीं रखनी चाहिए। यहाँ मुझे लगता है पूरे घटना चक्र में जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है, दोषी हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। लोग कर क्या रहे थे? भारतीय नव वर्ष मना रहे थे। भारतीय नव वर्ष मनाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसमें पथराव और फिर कोई कार्रवाई नहीं करना, ये जो तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति है, ये ठीक नीति नहीं है देश के लिए। और अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे की। जेपी नड्डा मई में राजस्थान दौरे पर आएंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के मुताबिक नड्डा 10 और 11 मई को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। 10 मई को दौरे की शुरुआत सूरतगढ़ से करेंगे, जहां वो बीकानेर संभाग के बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 11 मई को नड्डा हनुमानगढ़ में बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और 2 दिन का दौरा है। 10 और 11 को वो सूरतगढ़ आएंगे, जहां पर पार्टी के संभाग के बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, वहां के उस संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी विशेष चर्चा रहेगी और उसके बाद 11 तारीख को हनुमानगढ़ से वो कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और बाकी जगह का वर्चुअली करेंगे। और करेंगे अगली खबर का। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी शिवशंकर जोशी उर्फ बलिया जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस की तथ्यात्मक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि 28 मार्च को दौसा जिले के लालसोट में एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद स्थानीय नेता बलिया जोशी के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर दंपति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसके अगले दिन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर अर्चना की मौत के बाद प्रदेश सहित देश भर में चिकित्सकों ने आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने बलिया जोशी सहित दूसरे स्थानीय नेताओं पर केस दर्ज किया। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बलिया जोशी फरार चल रहा है। इसी बीच बलिया जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पुलिस ने कहा है कि आरोपी पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्मार्टफोन की जगह कीपैड वाले मोबाइल का इस्तेमाल होता है। फोन में दुबई से जो भाव आता है वो सुनाई देता है। दुबई से भाव आने पर शहर शहर फंटरों को बताया जाता है। सट्टे के इस खेल में एक भाव लगाना होता है, दूसरा खाना होता है। आम बोलचाल में इस कोड वर्ड को खाई वाली कहते हैं। मैच के दौरान सट्टे का कारोबार सेशन में चलता है। 6 ओवर से 20 ओवर तक का होता है एक सेशन। हर बॉल रन बनने और विकेट गिरने पर बदलता है भाव। बड़े सटोरिये सिर्फ सेशन पर ही सट्टा लगाते हैं। सट्टे के लेन देन का टाइम भी पहले से तय होता है। मैच खत्म होने के बाद पेमेंट किया जाता है। रकम बड़ी होने पर पेमेंट हवाला से होता है। छोटी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है। सट्टा खेलने के लिए सोशल मीडिया पर ऐप भी हैं। बुकीज भी सट्टे के लिए लिंक भेज देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐप दुबई से ऑपरेट होते हैं। आईडी के लिए 10 या 20 हजार का सट्टा लगाना होता है। नई तकनीक के जरिए चल रहे सट्टे के सामने पुरानी तकनीक पर काम कर रहे पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस साल अब तक सटोरियों के खिलाफ महज 5 बार कार्रवाई हुई है, जबकि आईपीएल के इस सीजन में हर मैच पर प्रदेश में करोड़ों का सट्टा लग रहा है। और तो और नई तकनीक होने की वजह से स्टूडेंट भी अब सटोरियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। एक्सप्रेसवे पर करप्शन भारी। दौसा अलवर में अब तक नपे 5 बड़े अधिकारी। साल 2021 था जब आईपीएस मनीष अग्रवाल के साथ साथ आरएएस पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल, जो ये निर्माण कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, उनसे रिश्वत की डिमांड करने या मंथली के मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और जेल भी जाकर आए थे। आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला ट्रैप। करप्शन की दूसरी कहानी शनिवार को उस समय जुड़ गई जब अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला गिरफ्तार हुए हैं और वो भी रिश्वत मांगते हुए और रिश्वत की डिमांड करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली से मुंबई तक बन रहे एक्सप्रेसवे राजस्थान में कई जिलों की तेज कनेक्टिविटी की उम्मीद जगा रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी इस एक्सप्रेसवे को अवैध पैसा कमाई की मशीन बना रहे हैं।
एक्सप्रेसवे अभी मरुधरा के 2 शहरों से होकर गुजरा है और इतने में ही कई बड़े अधिकारी रिश्वतखोरी करते एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस सिलसिले में नया नाम है आईएएस नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला का। और 5 लाख रुपए लेते ही हमने ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल जयपुर के परकोटा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्याएं अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यूनेस्को के विजिट और सुझावों पर अमल के लिए प्रशासन ने कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन हेरिटेज बायोलॉज की पालना पर सख्ती के बिना इसका संरक्षण मुश्किल है। एक रिपोर्ट। यूनेस्को की विश्व विरासत जयपुर के परकोटे में अतिक्रमण और हेरिटेज इमारतों का संरक्षण किस रूप में पूरा किया जा रहा है, इसे लेकर यूनेस्को की रिपोर्ट के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। बीते दिनों यूनेस्को विजिट के दौरान हेरिटेज क्षेत्र में अतिक्रमण और परकोटा के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ बड़े स्तर पर उजागर हुई। ड्रोन सर्वे में सामने आया कि परकोटा इलाका 90% अतिक्रमण और अवैध निर्माण की भेंट चढ़ चुका है। 9 दिन की रिव्यू के बाद में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी है सरकार को और अभी आएगी और अभी भेजी भी है रिकमेंडेशन। तो उस रिकमेंडेशन में जो मोटी बातें तो उस समय भी हमारे सामने भी आ गई थी। उनका ये था कि अगर इस हेरिटेज के स्वरूप को बनाए रखना है तो अतिक्रमण पर उनका थ्रस्ट बहुत था कि अतिक्रमण हटाया जाए। परकोटा की दीवार को बचाने और उन तमाम पुरानी हवेलियों को संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं जो वास्तुकाल के नायाब नमूने हैं। जयपुर की स्थापना के दौरान बनाए गए परकोटे की दीवार सुरक्षा के साथ ही नगर सीमा को तय करने और एक व्यवस्था को बनाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ के ऐतिहासिक बुर्जुनुमा दरवाजे, 9 चौकड़ी, 3 चौपर, मुख्य बाजारों के बरामदे की वजह से ही इसे विश्व विरासत का खिताब मिला था। अब प्रशासन भी एक्शन में है। परकोटे की दीवार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए DPR तैयार कराई गई है। सबसे बड़ी बात इसका देखा कि आप चौकड़ी वाइज आप अगर उसका मॉनिटरिंग करेंगे तो ज़्यादा सही उसका हो सकता है। और एक अलग से अगर कोई प्राधिकरण बने या इस क्षेत्र के लिए अलग से ही कोई स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैन पावर हो जाए तो उनका देखने का अच्छा हो जाएगा। और सरकार ने भी कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे 10 करोड़ की एक बड़ी राशि दी है। हाल ही में जयपुर हेरिटेज संरक्षण को लेकर स्वतः शासन विभाग से लेकर हेरिटेज नगर निगम तक के सभी अधिकारियों ने इस पर मंथन शुरू कर इन सुझावों को लागू करने पर गंभीरता बरतने को कहा है, जिसे लेकर हेरिटेज निगम भी गंभीर है। परकोटे की जो चौकड़ियाँ है मोदी खाना विश्वेश्वर जी, वो पूरी उन्होंने घूमी है और हमारे स्मार्ट सिटी के कार्य देखे हैं और कुछ व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट है। कुछ व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कई सारा फीडबैक दिया है जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ यूरोप में फॉलो होता है। तो उसमें हमने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि जो भी तरीका हो सकता है यहाँ पे लोगों को इंसेंटिवाइज करने का, और यहाँ के जयपुर के विरासत को उन्होंने जो है वो यूरोप की विरासत से बेटर बताया है। बहरहाल जयपुर की विश्व विरासत का किताब बचाने के लिए प्रशासन को अब दिन रात एक करके मेहनत करने की जरूरत है। सरकार तक पहुंचाए गए इन सुझाव को अमल में लाने की जरूरत है, तब जाकर कहीं गुलाबी नगरी का स्वरूप बरकरार रह पाएगा। महेश दाधिश, न्यूज़ 18 जयपुर। रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर एसीबी टीम ने पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को आज एसीबी कोर्ट में पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गौरतलब है कि अलवर एसीबी की टीम ने शनिवार को पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को 5 लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इन पर बिना किसी बाधा के काम करवाने की एवज में 16 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। इनको पेश किया है, तीनों गिरफ्तार शुदा जो हमारे पास आरोपी हैं उनको अभी उनको जेसी के आदेश फरमाए हैं जज साहब ने, तो हम जेसी कराएंगे उनको। रिमांड नहीं मांगा गया था क्या? रिमांड की ऐसी कोई
इन्वेस्टिगेशन में परिस्थितियां नहीं थी कि रिमांड मांगा जाए। सभी चीज़ें के लिए जेसी किया है सर? नियमानुसार 14 दिन का होता है तो 14 दिन। और अब बात अलवर की। राजगढ़ में स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बकायदा स्थानीय लोगों और पीड़ितों ने मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष समिति का गठन किया है। संघर्ष समिति ने 3 मांगे पूरी नहीं होने तक शांतिपूर्ण धरना देकर आंदोलन की घोषणा कर दी। संघर्ष समिति ने प्रशासन के सामने बुलडोजर से तोड़े गए दुकान मकान का उचित मुआवजा दिलवाने, टूटे हुए 3 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। मंदिर संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। केवल हमारी प्रशासन से 3 मांगे। पहली मांग हमारी कि जो हमारा जो तोड़ा गया है उसका हमें मुआवजा मिले। दूसरी मांग हमारी है कि मंदिरों का निर्माण। तीसरी मांग जांच न्याय तरीके से पूरा जो भी इसमें जो अधिकारी हैं जिनके हुआ है उनके खिलाफ जांच। जब तक हमको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम धरने पे यहाँ बैठे ही रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।